अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन, अगर हम कोरोना की बात करें, सबसे पहले हम कोरोना की बात कर लेते हैं कि 24 घंटे में जो अमवात हुई है वो 136 अमवात हुई हैं। बेड्स नहीं हैं और हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं। इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि हमारे पास हस्पतालों में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम एहतियात नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, उनको मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं उनको मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है वो अपनी फुल टाइम ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं और इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोगों की अमवात भी वाक़ई हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है मसल पेन के हवाले से। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि मसल पेन पे आप क्या एहतियात कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप मसल पेन से बच सकते हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे मसल पेन पे। कल भी आपने काफ़ी नॉलेज दी लोगों को और बहुत इफ़ेक्टिव थी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, जब आपका मसल पुल हो जाता है तो कुछ लोग जो है वो कोल्ड पैड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हॉट पैड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से सही क्या है? अच्छा देखें, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अमूमन लोग कंफ्यूज होते हैं इस हवाले बिल्कुल। से कि कहाँ पे हमें हॉट कंप्रेशन करनी है, यानी वार्म चीज़ अप्लाई करनी है उस जगह पे, और कहाँ पे हमें कोल्ड अप्लाई करना है। अमूमन ये होता है कि देखें, जहाँ पर आपकी डीप चोट लग जाए, ऐसा कि जिसमें आपका यानी बाज़त ऐसा होता है ना कि एक तो होता है मसल स्ट्रेच हो जाना, जो बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन पेन हो रहा है, बिल्कुल। और एक पेन वो होता है कि जिसमें आपके चोट लगने की वजह से मसल्स में दर्द हो रहा है और बाज़ वक़्त नील भी पड़ जाता है, सही। स्किन के ऊपर जो है ब्लू ब्लू सा एक एरिया नज़र आने लगता है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर स्किन में कोई ब्लू कलरेशन आने लगे या उस जगह पे स्वेलिंग हो जाए, चाहे वो जॉइंट का हिस्सा हो या मसल्स का कोई ख़ास हिस्सा हो जिसमें स्वेलिंग आ जाए, तो स्वेलिंग की सूरत में कोशिश करें कि कोल्ड कंप्रेशंस करें। ठीक है। अच्छा, कोल्ड कंप्रेशंस में अमूमन लोग जो हैं वो बर्फ़ लगाने की कोशिश करते हैं कि जी डायरेक्टली बर्फ़ अप्लाई करें उस जी। जगह पे। उसमें थोड़ा-सा उसको आसान करने के लिए बर्फ़ को एक कपड़े में रख लें, किसी भी बहुत ज़्यादा थिक ना हो कि जो ठंडक का असर है वो ना पहुंच सके, बहुत बारीक सा, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करें, ठीक ठीक है। है। इसकी वजह ये होती है कि जब हम ठंडक से यानी अप्लाई करते हैं और उस एरिया को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो जो शरियानें हैं वो वापस सिकुड़ना शुरू होती हैं। ऐसी सूरत में जो ब्लड फ्लो, क्योंकि वहाँ बढ़ रहा होता है, सोजिश हो रही होती है, रेडनेस आ रही होती है, जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आने लगती है। सही। इवन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि पेन में भी काफ़ी हद तक रिडक्शन आती है, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी स्वेलिंग होगी या रेड हो जाएगी वो जगह, तो वहाँ पर जब ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, ये कुदरती निज़ाम है। तो जब ठीक ब्लड है। फ्लो बढ़ेगा तो उसकी वजह से पेन का एहसास भी बढ़ेगा, रेडनेस भी बढ़ेगी, ठीक उसको है। कम किया जा सकता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, लाहौर से बात कर रही हूँ, शौकत सईद। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल, वैसे तो आज आप ये जिस्म के दर्द के बारे में जी। बता रहे हैं, मेरा ना गला नहीं ठीक हो रहा। जी जी। यानी गले में जैसे दर्द रहता है, ऐसे जैसे अकड़ान सी रहती है, और कभी उठो, सुबह उठे तो ठीक लगता है, और कभी जो है वो ऐसे लगता है खराब है, दर्द है उसमें। अच्छा, सही। गला खांसी में जो नहीं आप है। दर्द का बता रही हैं, इसमें पानी निगलने में, खाना निगलने में या थूक निगलने में आपको तकलीफ होती है या मुस्तकिल हो रहा है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। जी। पिछले दिनों मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने एलर्जी की टैबलेट बताई थी। ठीक है, बिल्कुल तो सही ठीक है। है। वो वो ले लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, ठीक हो गया। अगर अच्छा। लगातार लूँ तो। जी, अच्छा, इसका मतलब है खराश का एलिमेंट भी उसमें शामिल है? जी जी, है जी, बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, होता यही है कि देखें, बहुत एंटी शुक्रिया एलर्जी कॉल का। डॉक्टर ने आपको एडवाइस की, बिल्कुल सही किया। अमूमन जो है जहाँ पे भी खराश आने लग जाती है, इसका मकसद ये होता है कि जो एलर्जेंस हैं, हवा में बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई फिर रही हैं जो बहुत बारीक होती हैं, जो सांस की नाली के ज़रिए सबसे पहले जिस जगह पे वो टकराती हैं, एक तो नाक का हिस्सा है और फिर ये जो पीछे की दीवार जिसे हम बिल्कुल। फेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पर वो बाज़त उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें ऐसे जरासीम हो सकते हैं जो डेड सेल्स हों, यानी वो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, एंटीजेंस भी उनको कहा जाता है। अब ये चीज़ें जाके स्टकअप हो जाती हैं और फिर वहाँ मल्टीप्लाई होती हैं, तो इरिटेशन कॉज करती हैं। तो है। ऐसी सूरत में हम एंटी एलर्जीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी वो दर्द दूर करने की अद्वियात भी दी जाती हैं जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ये फ्रीक्वेंटली होने लगे तो इसका मतलब है कुछ लोगों में उसकी हसासियत ज़्यादा बढ़ गई है,
यानी बार बार अगर हो रहा है, बार बार 15-15 दिन ऐसा रह रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर हमें मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट देनी पड़ती है। वो ही एंटी एलर्जी क्लास ऑफ ड्रग, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है उसका रोल। ठीक है डॉक्टर साहब, एक्चुअली तो वेदर जो है वो बार बार तब्दील होता है, तो इस वजह से भी हम बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हर बीमारी को आजकल हम सिर्फ कोरोना ही समझ रहे हैं, तो वो भी गलत है। लोगों को ये भी बताना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, माजिद लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? ये मैंने डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, मुझे शुगर है कोई 3-4 साल से, ठीक है, तो ग्लूकोफेज गोली खा रहा हूँ 500 वाली सुबह और शाम में। ठीक है, तो सुबह मैं जब फास्टिंग में चेक करता हूँ तो 118 119 होती है शुगर। ठीक है, तो उसके बाद मैं नाश्ता वाश्ता करके फिर गोली लेता हूँ। लेकिन ये जब मैं दोपहर के वक्त, एक तो गर्मी है, दफ्तर जाता हूँ, लेकिन पसीना बहुत ज्यादा आया होता है, कपड़े भीगे। जी जी, वो लोग भी कहते हैं पता नहीं इतना ज्यादा पसीना क्यों आपको आया हुआ है। ठीक है। तो इसकी मुझे वजह नहीं समझ आ अच्छा, रही। आपने फास्टिंग शुगर तो अपनी बताई, जो कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। रेंज में है। रैंडम आपने कभी चेक की खाने के 2 घंटे जी। बाद? जी, रैंडम करता हूँ मैं, वो भी कंट्रोल में ही होती है 180 70 ठीक है, 170 डिग्री। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा देखिए, स्वेटिंग आना जो है, मैं इसको इस तरह कहूँ कि ये एक सेहत की अलामत है। सही। ठीक है, अमूमन जिनको स्वेटिंग नहीं होती है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो जन्म ले सकती हैं कि अगर जिनको स्वेटिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये स्वेटिंग आने का मकसद है कि आपके जिस्म में जो भी फाजिल मादे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं, जिनको बॉडी में नहीं रहना चाहिए, वो जिस तरह हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल से होता है, एक्सक्रीशन हो रही है, इसी तरीके से स्किन जो है हमारी, वो भी एक्सक्रीट आउट कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ स्वेटिंग की शक्ल में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इसका जो बेहतरीन ये है कि नमकियात की कमी ना हो, इतनी एक्सेसिव अगर स्वेटिंग किसी को हो भी रही हो। कुछ लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि उनमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ में कम होती है, और कुछ बहुत ज़्यादा खुश्क भी रहते हैं, इवन बहुत गर्मी की हालत में उनको स्वेटिंग नहीं आती। तो आप सिर्फ थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ऐसी सूरत में, और स्वेटिंग होने दें, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं है, या किसी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? गुप्ता बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है। जी जी, हेलो आवाज़ मेरे ख्याल से। जी, हेलो, हम सुन सकते हैं? आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई थिंक लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, आजकल कोरोना चल रहा है, वैसे लोग अवॉइड करते हैं अस्पताल जाना, और अगर उस दौरान जो है आपको कोई मसल पेन हो जाए, तो आप घर में कौन सी होम रेमेडी है जो इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि जो मिस्टर गुप्ता कॉल करी थी, अगर तो नहीं वो कॉल इस प्रोग्राम के दौरान कर पाए, तो मुझे 1 घंटे के बाद, यानी 1 से 2 के दरमियान मुझे कॉल कर लें, हमें नंबर पे, हमारा प्राइवेट जो नंबर चल रहा है पर्सनल। देखें, बिल्कुल सही है, इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पे लोग घरों में जो है महदूद किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बात करी थी कि तेज़ाबियत बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। इसी तरह अगर अब ये जो दर्द है ना जिस्म का, अमूमन देखने में आया है कि फ़ीमेल में बहुत कॉमन है, ठीक है, और मिडिल एज में अगर कहूँ तो, बल्कि मिडिल एज भी नहीं, यंग से 30 से लेके 45-51 ऑनवर्ड पेन ज़्यादा कंप्लेन होती है। और इसमें यही है कि जब सुबह उठे और पैर रखा तो एडी में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जो पिंडलियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बाज़ बात आप जब उठते हैं तो कंधे आपके जो हैं वो भारीपन होता है, सर पे भारीपन आता है। ये वो कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो अमूमन हर घर में मोर और लेस सुनने में आ रही होती हैं। एक वजह जो देखने में आई, बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हुई इंटरनेशनली, कि जी क्या वजूहात हैं कि ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है। एक दो तीन चीज़ें जो बहुत कॉमन है। एक तो ये है कि जो हमारा सोने का हैबिट है, सोने की हैबिट, वो बहुत चेंज हो गई है अभी इस करेंटली मैं बात करूँ लास्ट 3-4 मंथ्स में। तो अगर वही अपना स्केड्यूल रखें कि 10-11 बजे तक सो जाएं और सुबह 7:30-8 बजे तक भी अगर आप उठते हैं, दैट्स फाइन। 7-8 घंटे की आपने नींद की, एक बात। ठीक है। दूसरा ये कि कंजेस्टेड माहौल में सोना,
एक हमारे यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। बाहर के कंट्रीज़ में आप देखें तो वो इंडिविजुअल्स, बच्चों के लिए अलग रूम, अब ये रिवायती वहाँ पर यहाँ होता है। और हमारे यहाँ ये है कि वो एक कमरे के अंदर ही अमूमन लोग, ये है मतलब फैमिली सिस्टम में। ठीक है। अब ऐसी सूरत में ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं हो रही, तो जब ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं होगी तो फ्रेशनेस नहीं आएगी। वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई कॉलर हो तो आप। डॉक्टर साहब कॉल नहीं है, हम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, तो जो भी हमारा फर्दर डिस्कशन है ब्रेक के बाद करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं यहाँ तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन, और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद करती हूँ। और सबसे पहले बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं मसल पेन के हवाले से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या इसके अलावा जो भी दीगर मसाइल हैं आपकी बीमारी के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शो पे हम लाइव हैं इस वक्त। और डॉक्टर साहब आप जो बता रहे थे प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी देखें, जो हमने जैसे कहा कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एयर कंडीशन की हवा है, ये ज़्यादातर घरों में आप, एक ज़माना था कि कभी भी एयर कंडीशंस का नहीं सुनने में आता था। मैं हम इसलिए बात करते हैं कि हम भी पुराने ज़माने के लोगों में से। उस वक्त एयर कंडीशन का कंसेप्ट बहुत कम था, तो ये शायद कंप्लेन भी बहुत कम थी। वेंटिलेशन जो है वो नहीं होती। कोई एसी के अंदर, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो या टावर एसी हो, किसी एसी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आप जो सांस बाहर निकाल रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको फिल्टर करेगा और ऑक्सीजनेशन आपको फ्रेश बाहर से देगा। ऐसा नहीं हो रहा होता। तो नॉर्मली जब आप कोल्ड एनवायरनमेंट हो और प्लस बंद हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अमूमन देखा यही गया है। और ये फैक्ट है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं फील करते। आपके जिस्म में अक्सर इसी जगह पे कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी जिस्म सर भारी हो गया। इसकी बहुत बड़ी वजह कोल्ड बहुत ज़्यादा होना और वेंटिलेशन ना होना, एक चीज़। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम उठते हैं तो उठने के बाद या तो आप फजर के टाइम उठें, तो नमाज इसीलिए कहा जाता है कि आप जब अर्ली उठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बॉडी निज़ाम है। लेकिन अगर आप देर से उठ रहे हैं और उस सूरत में भी फिर आप सिर्फ बेड टी की हद तक महदूद किया और उसके बाद आपने नाश्ता, तो ऐसी सूरत में वो स्ट्रेच एक्सरसाइज, मैं वही कहूँगा पीटी एक्सरसाइजेज हमारी कहाँ गई। ये जो बचपन से डाला जाता है ना, आज भी जहन में है कि ये पीटी एक्सरसाइजेज क्यों कराई जाती थी। तो इसका एक मकसद है, हमारी स्ट्रेचिंग है ही, कंसेप्ट ही नहीं है स्ट्रेच होने का कि सुबह उठें थोड़ा वार्म अप कर लें अपनी बॉडी को, फिर आपने काम करने होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेचिंग नहीं है। एक दूसरी वजह जो है वो जिस्म में दर्द की है। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी पेशावर से मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब शुगर के मुताबिक जी प्लीज कीजिए। जी यासीन साहब पूछिए। मोहम्मद यासीन पेशावर से जी जी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही। आप टीवी की वॉल्यूम कम रखिए ताकि आप सिर्फ हमें सुन सकें। जी ये डॉक्टर साहब, ये तकरीबन कोई मेरी वाइफ भी शुगर मुब्तला है और मैं खुद भी शुगर मुब्तला हूँ। ठीक है। और ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ना सामने स्क्रीन पे, यही मसला हमारे जिस्म में भी है। जी जी सही। यानी आपके जिस्म में दर्द हो जिस्म में दर्द होता है। जी खासकर ये जो बाएं पाँव जाने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पीछे पटे काफी दर्द होता है। अच्छा यासीन साहब, शुगर आपकी और मिसेस की शुगर कंट्रोल लेवल्स में है या बढ़ी रहती है दवाई के बावजूद? जी मैं तो जी इंसुलिन पे हूँ और वाइफ भी इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जी काबू नहीं होती, 200 से ऊपर ही जाती है। अच्छा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, एक्सरसाइजेस करते हैं आप? जी एक्सरसाइज नहीं है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन साहब। देखिए वही बात आ रही है कि जब डायबिटीज़ की हमने बात करी थी तो उस वक्त भी कहा था कि 30% कंट्रीब्यूशन एक्सरसाइज का है, 30% जो है वो आपका डाइट का है और 40% फिर आपका मेडिसिन का है। ये कॉम्बिनेशन चलता है। इस पे ये फैक्ट है, मतलब इसको इस तरह ना लें कि नहीं सिर्फ हम खाएंगे भी उतना ही, हम चलना फिरना भी नहीं करेंगे, हमें मेडिसिन का डोज इस तरह बढ़ा दें कि हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। एक वक्त ये आएगा कि इंसुलिन भी आप 1.5 जिसे हम कहते हैं रिजीम के ऊपर भी आप चले जाएँ, यानी बहुत हायर डोज के ऊपर आप इंसुलिन भी दे रहे हो और उसके बाद मेडिसिन की भी सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन आपकी शुगर फिर कंट्रोल में नहीं आएगी।
और जो जिस्म में जैसे दर्द की दो कंप्लेन इन्होंने दोनों हजरात ने अपनी बताई, यानी मिसेस के हवाले से भी कहा, तो उसकी वजह यही है कि जो फ्री शुगर है वो घूम रही है ब्लड के अंदर, एनर्जी का हिस्सा नहीं बन रही है, ना आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही ना, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, तो उस वजह से अगर एक सपोर्टिवली एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी ग्लूकोज की, वो भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से पेन तो फिर होगा। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी गुलाम अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब की? मेरा सवाल है कि मेरी वालिद साहब हैं, उनको शुगर है, तो उनको ना अक्सर यही जो है ना कमर और घुटनों में दर्द रहती है, और वॉक भी करते हैं, खाना में भी हम तकरीबन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मतलब है हम चेक करते रहते हैं, शुगर भी चेक करते रहते हैं, लेकिन वो जो ना उनको मजीद जो है ना मतलब जिस तरह का बंदा बिल्कुल होता है वो उस तरह नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई उनके लिए बेहतरीन मतलब उनकी एज 55 एज, ठीक है, तो उनके लिए कोई मेडिसिन इस तरह की हो जो मतलब काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही दर्द वही रहता है। ठीक हो गया। मैं चाहूँगा गुलाम अली साहब कि आप मुझे आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 1 से 2 के दरमियान मेरे सेल पे नंबर पे, और क्योंकि मेडिसिन के हवाले से बात है, डोज एडजस्टमेंट्स हैं या कोई मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के 1 आध घंटे बाद। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना मार्च के स्टार्ट में ना टाइफाइड हुआ था, ठीक है, तो वो तकरीबन महीना रहा है, मुझे कम ज़्यादा होता रहा है, लेकिन उसके बाद से ना मेरी तबीयत नहीं स्टेबल हुई। ये जो बॉडी पेन्स का आप बता रहे हैं ये मुसलसल चल रहे हैं मेरे साथ प्रॉब्लम। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मैं 37। ठीक है। ठीक है। और 10 दिन आपने कोर्स किया था टाइफाइड का? डॉक्टर साहब एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले 5 डेज का कराया, तो फिर उसके बाद टेस्ट करवा लिया, वो नेगेटिव आया, फिर 15 दिन में ठीक थी, फिर दोबारा टेम्परेचर हो गया। ओके। फिर उन्होंने 9 दिन मुझे करवाया टाइफाइड का कोर्स पूरा। यही असल में रिलैप्स हुआ ना आपको, टाइफाइड रिलैप्स करा असल में दोबारा, ठीक है। मुकम्मल, मैं इसीलिए आपसे पूछा था कि ड्यूरेशन कितना रहा उसका। जी जी। उसके बाद ये हुआ कि मेरा एकदम ना वजन कम 7 kg, वैसे मैं ओवर वेट हूँ, वैसे एकदम मेरा 7 kg रिड्यूस हुआ। ठीक है। मतलब मैं 73 से 67 पे एकदम आ गई। ठीक है। उसके बाद मुझे पूरा 1 महीना लगा स्टेबल होने में, लेकिन अब ये है कि वीकनेस बहुत ज्यादा है और बॉडी पेन्स हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? बीपी है लाइट सा, मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन ये है कि आजकल छोड़ी भी है मैंने मेडिसिन। डॉक्टर के कहने पे आपने छोड़ी है खुद से? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ना लो रहना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा, तो क्योंकि आजकल डॉक्टर्स पे हम लोग नहीं जा रहे, तो इस वजह से फिर मैंने अच्छा डॉक्टर पे नहीं है आजकल जाया जा रहा, आपको पता ही है। जी मिस सरीन, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, जो जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक है सपोर्टिवली इंशाल्लाह आपको एडवाइस करेंगे, ताकि ये जो कमज़ोरी का एलिमेंट है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो। और एक सिर्फ छोटी सी मशवरा आपके हवाले से, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट वो पेशेंट्स ग्रुप है जिसमें मेडिसिन जब डॉक्टर एडवाइस करें तो उनके मशवरे के बगैर कम भी ना करें जब तक कि उनसे डिस्कस ना कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अमूमन चेक नहीं कर रहे होते या उस तरीके से नहीं देख पाते, तो ये जो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बहुत लोअर डाउन होना, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने एडवाइस किया तो डेफिनेटली उस डोज पे किया होगा कि जो हायर डोजेज नहीं है, खुदा न खास्ता कि जो आपको बीपी लोअर डाउन कर देंगे। सिर्फ ग़िज़ा का एक मुतवाज़ी इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन ही रहेगा। पैरास्टामोल खा लेने से फीवर अगर आपका 100 था तो 98.4 पे आएगा, 96 या 95 पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है जिसके तहत वो उस एक ख़ास लेवल पर तो टेम्परेचर रखेगा ही रखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे, कहाँ से? बेटा मैं गुलाम मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा ये कि मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है जी। मैं शुगर के अलावा मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है तकरीबन 35-40 साल से जो ठीक नहीं हो रही। मुझे
सॉरी हर आवाज़ 15 दिन 20 दिन के बाद मोशन होते हैं। गुलाम साहब थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। आपने बताया आपकी एज 70 ईयर्स है, उसके अलावा आपने क्या कहा? इसके अलावा मैंने कहा कि शुगर का मरीज तो हूँ मैं, ठीक है, लेकिन शुगर मेरी विद इंसुलिन एंड मेडिसिन कंट्रोल्ड है। ठीक ठीक है, है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती है, तकरीबन 35-40 साल से मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद मुझे लूज मोशन होते हैं, ओके, जिसके लिए मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों से अलावा भी दिल को वो क्या कहते हैं सपाक्स और वो लूज मोशन कंट्रोल की गोलियां खानी पड़ती हैं। ठीक है, मैंने दोनों टेस्ट कराया, बड़ी आंत का भी छोटी आंत का भी, जी जी, दोनों टेस्ट मेरे क्लियर है, ठीक है, लेकिन मेरे ये मोशन मुझे क्यों होते हैं Okay. ये खत्म नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी कितना अरसा हुआ ये चीज़ शुरू हुए लूज मोशंस टाइप के जो आप बता रहे ये मुझे 35-40 साल से हो हैं? रहे ये भी हैं। काफ़ी टाइम से हो रहा है। ओके, जी हाँ, ठीक है। अच्छा देखें, गैस्ट्रो के स्पेशलिस्टों के पास भी जा चुका हूँ। जी जी बिल्कुल, बड़ी आंत छोटी आंत का दोनों टेस्ट मेरे पास ठीक। पड़े हैं, दोनों क्लियर है। ठीक है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली देखिए बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी बिना पे आपकी जो मोटिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग आपको शुगर है, सही। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे 20-20 साल या 25 साल हो गए हैं, तो एक जो कॉम्प्लिकेशन, भले चाहे आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल लेवल्स में, उसके बावजूद जो फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस दिन के किसी टाइम में या किसी हफ्ते बाद ऐसा होता है कि आप रेगुलर नहीं भी चेक करते तो वेरिएशंस मिलते हैं। ऐसी सूरत में जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की वो डेवलप हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ। इतने क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स में तो अमूमन हो जाती है, जिसमें डायबिटिक जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अब ये जो न्यूरोपैथी डेवलप हो रही होती है, इसमें नर्व्स जो हैं वीक होने लग जाती हैं। जब वीक होती हैं तो इम्पल्सेस, जिस तरह आंतों की मूवमेंट चल रही है, वो एक मुस्तकिल करंट ब्रेन से आता है, एक ख़ास मैसेजेस हैं जिसके तहत जो हैं वो आपकी इंटेस्टाइन मूव कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ्लक्चुएशन या वेरिएशंस की वजह से ये जो आपकी नर्व्स हैं इस हद तक वीक हो जाती हैं कि उनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी आंतों की मूवमेंट जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो बहरहाल इसको हम मेडिसिनली कंट्रोल किया जाता है और कोशिश होती है कि शुगर लेवल जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल में है उसी तरह रखा जाए। थोड़ी सी वॉकिंग, चलना फिरने को एक रेगुलरिटी के साथ रखें, और बाकी अगर कोई आपको मज़ीद एडवाइस चाहिए यू कैन गिव मी अ कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं अमन अली बुखारी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अमन साहब टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। जी, मैं अमन अली बुखारी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, जी हम सुन सकते हैं। जी, क्या मेरे वालिद साहब ना 60 साल एज है उनकी, ठीक है, कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती उनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई रहता है, परेशान रहता हूँ मैं इसलिए। अच्छा देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि परेशान होना ज़रूरी है कि या फ़िक्र हो जाती है कि ब्लड प्रेशर क्यों रह रहा है। और डेफिनेटली एक तो एज फैक्टर्स, देखें एजिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई मेडिसिन दुनिया की या कोई नहीं रोक सकता, एक बात। लेकिन हम कोई भी डॉक्टर, कोई भी फिजिशियन या चाहे वो होम्योपैथ हो या हकीम हो, कहते हैं ना कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ को नहीं बढ़ा सकता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसे अभी आपने कहा कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है, डॉक्टर्स को डेफिनेटली अगर आप दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो मेडिसिन जो एडवाइस करें, डोज एडजस्टमेंट इस तरह करवाएं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इन केस अगर फ्लक्चुएशन आता है आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, बार बार उनको ये बताएं वाज़े तौर पे, क्योंकि फॉलोअप का मकसद ये होता है कि डॉक्टर को आप क्लियर बताएंगे तो उनको पता चलेगा, तो फिर वो डोज एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर में यही एक इशू आता है कि हर इंडिविजुअल का अपने हिसाब से सेट करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो सब पे अप्लाई हो जाएगा कि किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 था तो आपने सबको एक जैसी मेडिसिन देनी है। कॉजेज भी, अंडरलाइंग कॉज अलग हो सकती है, एज ग्रुप के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं।
तो आप कोशिश करें उनको दिखाएं। अगर आपको कंसल्ट करना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद 1 बजे से 2 बजे के दरमियान, तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद एडवाइस कर दूंगा। ये बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के 1 आध घंटे बाद। डॉक्टर साहब ये पूछूंगी मैं आपसे कि डायबिटीज़ का और यूरिक एसिड का कितना रोल होता है मसल पेन में, लेकिन फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। आपको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं मसल पेन के हवाले से। डॉक्टर साहब आपसे मैंने ब्रेक पे हम एक्चुअली तो डिस्कस कर रहे थे कि शुगर का, डायबिटीज़ का और क्या कहते हैं यूरिक एसिड का कितना रोल होता है आपके मसल पेन में। जी बिल्कुल, देखें अभी आपने अगर कॉलर्स को सुना हो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अमूमन कंप्लेन कर रहे होते हैं और उसकी वजह जब वीकनेस पहले डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा थकावट। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर आपको ये कॉमन फाइंडिंग मिलेगी कि वो कहेंगे कि हम जो है वो खा पी तो रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन हमें थकन हो रही है। बिल्कुल। जब कभी भी थकन का एलिमेंट बढ़ता जाए, इसका मतलब है शुगर ज़रूर चेक कराएं। सही। इसलिए कि इसका मकसद है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। एक बात। अच्छा, क्योंकि मसल वीकनेस जब होगी, एनर्जी, देखें हर बॉडी की तमाम मूवमेंट्स को, चाहे हम हेयर की बात करते हैं, हम कि वाइटामिन लेने चाहिए, विटामिन ई का रोल है, विटामिन ए का रोल है। जब ये विटामिन ए और ई नहीं पहुंचेगा अच्छी क्वांटिटी में, ओमेगा ऑयल्स नहीं जाएंगे, तो हमें क्या होगा कि हेयर ग्रोथ में फ़र्क आएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, शाइनिंग ख़त्म होगी, स्प्लिट्स बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के जिस जिस एरिया को, आपकी मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप थ्रू आउट मूव कर रहे होते हैं, ये आपके मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रक्चरली भी मेंटेन कर रहे हैं प्लस मूवमेंट भी है। बिल्कुल। तो उसको जो एनर्जी चाहिए, जिसमें कैल्शियम अच्छी मिकदार के अंदर चाहिए है, ये सब चीज़ें जो हैं एनर्जी मांग रही होती हैं, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी नहीं अगर होगी, एनर्जी क्यों नहीं होगी? ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही है, इंसुलिन की चाहे वो डेफिशिएंसी हो या आपकी शुगर रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, दोनों से, यानी शुगर आप ज़्यादा ले रहे हों, तो ऐसी सूरत में रिलेटिवली जो ब्लड शुगर बढ़ेगा वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा होगा, वो नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो यूरिक एसिड का इसमें क्या रोल है? यूरिक एसिड का भी ये है कि देखें, यूरिक एसिड्स के लिए मैं कहूँगा कि अब से तकरीबन 10 साल पहले अगर कहा जाए, 10-15 साल, तो यूरिक एसिड्स का भी इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। बहुत अच्छी बात है अवेयरनेस। हम एक कॉलर को शामिल कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं हाफिज वजीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी उम्र जो है ना 57 है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे जो है ना शुगर बहुत लो होना शुरू हो गई है। अच्छा, आप शुगर, आबिद साहब शुगर की दवाई खाते हैं आप? जी मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कितने यूनिट्स आप सुबह लेते हैं और कितने शाम? डॉक्टर ने मुझे बताया था सुबह 25 लेने हैं और शाम को 20 लेना है। अच्छा, आपका वजन कितना है? 55 kg है? कितना है? 60, 55, 60 लगता है? मेरा ना 62 है। 60 है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जी आप बात पूरी कर लें। तो आपका शुगर लेवल जो है वो डाउन होता है ज़्यादा सुबह के टाइम पे है या किस टाइम पे आपको ज़्यादा फील होता है? रात को सोने के टाइम किसी वक्त तो मेरा हाथ पाँव काम करने छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। वो ये अल्लाह का शुक्र होता है कि मैं जरा जाग रहा होता हूँ, वरना अगर सोया हूँ तो प्रॉब्लम हो जाए। एक दिन 30 भी चला गया, 30 पे भी चला गया। ओके अच्छा, देखें जो आप शुगर जो आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। थोड़ा सा डोज एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ, जो आपने यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन बताई है 25 और 20, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसको 60-40 के रेशियो पे अगर ले जाएं या 65-35 पे, तो ये जो आपको इस तरह का एपिसोड आ जाता है कभी कि एकदम शुगर डाउन होना, ये काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ जाएगी, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है डॉक्टर साहब से आपके अपने रीजनली,
तो आप फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं फिर आपको एडवाइस करूँगा कि आपने इसको थोड़ा सा इंसुलिन का जो ये रेशियो है इसको सही करने की ज़रूरत है। साथ में हो सकता है हम एक मेडिसिन भी ऐड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी, तमाम लोग कॉलर जो हमें कॉल करते हैं, प्लीज़ जब भी आप कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी आवाज़ नहीं आ पाती, डिस्टॉर्शन होती है और आपकी लाइन भी ड्रॉप हो जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। जी डॉक्टर साहब, आप यूरिक एसिड के बारे में बताइए। देखिए, यूरिक एसिड का बता था अभी मैं इत्तेफाक से, क्योंकि जो पेशेंट ने इन्होंने कॉल की है, इस टाइप के बहुत सारे मेरे पास इवन कॉल्स भी आती हैं और पेशेंट्स मौजूद हैं डेफिनेटली कि जहाँ पे वो इंसुलिन थेरेपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरल मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। वॉकिंग का एलिमेंट, डाइट का बिल्कुल अपनी जगह पर, प्लस डोज एडजस्टमेंट्स जो हैं, जब तक आप जाके अपने डॉक्टर्स को नहीं बताएंगे कि मेरा शुगर लेवल्स ये आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको आइडिया नहीं हो रहा होता। जब तक आप बताएंगे भी मेरा ये लेवल रहा, आप लिखा करें और उसके बाद जाके शेयर करें, ताकि वो जैसे ये इंसुलिन का इशू था वो डोज एडजस्ट कर सकें। बहरहाल, अच्छा, यूरिक एसिड्स की जैसे हमने बात की कि मैं भी ये कहता कि 15 साल पहले इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन ये चीज़ अवेयरनेस बढ़ती गई और इवन अब ये भी हो गया कि किसी के रिलेटिव ने अगर करवाया तो ये होता है कि अच्छा मैं भी एक यूरिक एसिड करा के देख लूं, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द था या एडी रखने में दर्द होने लगा था जिसमें, तो उन्होंने यूरिक एसिड कराया, हम भी एक यूरिक एसिड कराएं। अमूमन देखा ये गया है तकरीबन 35 to सिर्फ 40% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड्स पॉजिटिव आता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अमूमन यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मल पर होते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि यूरिक एसिड का बढ़ना पेन, मसल पेन भी करता है, जॉइंट पेन के अंदर भी बहुत बड़ा इसका वो है। इसकी वजह यह है कि हम जब डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रोटीन और लाल गोश्त का इस्तेमाल बढ़ाया हुआ होता है। फिर ये जो प्योर रेड्स हैं जिसके अंदर आप ये कलेजी की बात कर लें या ये गुर्दे हैं, यानी इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके यूरिक एसिड इंक्रीज होने का सबब बनता है। हाई प्रोटीन डाइट भी है, प्लस देखिए प्रोटीन्स की भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं ना। फिश के जरिए आप चिकन से ले रहे हैं, इतना ज़्यादा शायद नहीं होगा, लेकिन ये जो रेड मीट है ये इंतहाई नुकसानदेह। एग्जैक्टली। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ज़मान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मेरी 31 साल एज है और मुझे मसला है घुटनों में। ठीक है। तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, मेरे घुटनों में से बहुत ज्यादा पॉपिंग की आवाज आती है। ठीक है। उठूं बैठूं या थोड़ा सा मूव करूं, तो बैठ के उठूं तो बहुत ज्यादा पॉप करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आवाज है, पेन वेन तो नहीं है? पेन का नहीं सर, पेन नहीं है डॉक्टर। पेन नहीं है, ठीक है। कितनी आपने, आपका वेट कितना है? 73 kg। वेट और हाइट अगर आपने करी हो, आपको आइडिया हो? तकरीबन 5'9". ठीक है, 5'9", ठीक है। अच्छा ठीक है जवान साहब, देखें ये इस तरीके का चटकना, जी हाँ कम एज है और चटकने की आवाज़ आना, मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अगर नहीं है थोड़ी सी बढ़ाएं। सिर्फ आवाज़ आने से, नमाज़ पढ़ने के दौरान अमूमन बैंड करते हैं जब घुटने या टखने, उनमें से आवाज़ आ जाती है, नथिंग टू वरी, ये कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं रगड़ पैदा हो रही हो, कहीं तकलीफ़ का एलिमेंट कोई आए, तो फिर हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम अंडरलाइंग हो सकती है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएं। मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है आपकी। अगर ये बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह लुब्रिकेशन अच्छी हो जाएगी। बाज़त एयर ट्रैपिंग होती है, उसकी वजह से भी ये आवाज़ आती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत और अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद नईम जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? जी, ये मैंने पूछना था कि मेरा खुद भी शुगर है, मेरी उम्र तकरीबन 38 साल उम्र है मेरी। जी। और मुझे तकलीफ ये है, मेरे मोटा बहुत ज्यादा हो, मेरे पैर दुखते हैं, जरा से फिर लूं तो पैर दुखने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां दुखनी शुरू हो जाती हैं और सारा दर्द होने शुरू। आपका थोड़ी सी आवाज़, टीवी का वॉल्यूम की भी आवाज़ हमें वो टीवी से आ रही है और इको प्रोड्यूस हो रहा है। जी, मैंने कहा मुझे तकलीफ ये है कि शुगर तो मुझे है, मगर ये है कि मैं फिरता हूँ तो मुझे मेरे हड्डियां दुखती हैं, मेरे सारा जिस्म दुखने शुरू हो जाता है। ठीक है। शुगर का प्रॉब्लम आपको कितने अरसे से है? जी, मैंने एक बार टेस्ट किया था शुगर, उसके बाद मैंने टेस्ट की कि मैं मेडिसिन भी यूज नहीं करता हूँ और यूज नहीं करता हूँ बिल्कुल। तो मगर ये है कि मेरी जरा से फिर लेता हूँ, जरा से चला जाता हूँ तो मेरी हड्डियां दुखती हैं, सारा जिस्म दुखता है मेरा। आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस? एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ये एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल पहले करता था, अब नहीं करता हूँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक।
अच्छा नईम साहब, मैं चाहूँगा कि देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप अगर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ जी बहुत शुक्रिया। बस प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेरी तरफ से जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा होता हूँ, हमारे भाई बहनों की तरह हैं, और उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो अल्फाज होते हैं ना, बार बार सिर्फ ये वर्ड्स लग रहे होते हैं, अरे कौन एक्सरसाइज करे। मैं बिल्कुल आपको सही बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 मिनट की एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ जाता है, आप यकीन कीजिए 5-10 मिनट की एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे वो सुबह के वक्त 1-2 टाइम रख लें, 5-10 मिनट अपने टाइम अपने आप को देना ज़रूरी है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम ज़रूर दें, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग वाइंड अप की तरफ जाएंगे। कल का टाइम बहुत कम है, आप कल का टॉपिक बता दें। अच्छा देखें, इसमें सिर्फ मुख्तसर मैं ये चाहूँगा कि हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, अमूमन लोगों में अब अवेयरनेस, जैसे हम यूरिक एसिड का अवेयरनेस डेवलप हो रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैं चाहता हूं कि लोगों में, ठीक है, अगर अवेयरनेस है कि जी हम अपना लिपिड प्रोफाइल्स कराएं, तो जो उसमें कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, VLDLs आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, अगर आते हैं, तो ऐसी सूरत में किस वक्त हमें मेडिसिन की ज़रूरत है और किस वक्त हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, और इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या नुकसान होते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कल हम ये डिस्कस करें। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहब ने आपको टॉपिक बता दिया है, कोलेस्ट्रॉल पे कल हम बात करेंगे। यकीनन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कल डिस्कस करनी होगी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, बिकॉज आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो कोलेस्ट्रॉल का शिकार है। इंशाल्लाह मेरी और डॉक्टर साहब की आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।